चलिए अब बात करते हैं बॉर्नहेवर साइकिल। और बॉर्नहेवर साइकिल को समझने के लिए सोडियम क्लोराइड के निर्माण प्रक्रिया का उदाहरण लेते हैं, और सोडियम क्लोराइड के निर्माण प्रक्रिया का उदाहरण लेते हुए बॉर्नहेवर साइकिल को समझते हैं कहना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड के निर्माण प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले स्टेप में हुआ था ठोस सोडियम धातु का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन हुआ था कहना चाहिए। तो क्या हुआ था यहाँ पे, ठोस अवस्था से सोडियम परमाणु गैसीय अवस्था को प्राप्त किया था। इस प्रकार से गैसीय सोडियम परमाणु को प्राप्त किया था, और इस प्रक्रिया के दौरान जो है ऊर्जा परिवर्तन क्या आया था, प्लस एस मतलब सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हुई वो है सब्लिमेशन एनर्जी, और सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई अर्थात प्लस एस। दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, यहाँ जो सोडियम परमाणु है वहाँ आयनित हो गया कहना चाहिए, -1 इलेक्ट्रॉन को उसने निकाल दिया। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस प्रक्रिया से, तो सोडियम परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो बनाएगा सोडियम का गैसीय केटाइन, है ना। और इस प्रक्रिया को कहते हैं आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता हुई, जो कि इस प्रक्रिया में दिया जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो प्लस IE अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी इस प्रक्रिया में दिया जा रहा था। तो सोडियम का हमें गैसीय केटाइन मिल गया। उसी प्रकार से स्टेप नंबर तीसरा में क्या होगा, क्लोरीन गैस का आधा मोल जो है वियोजित हो जाएगा उसके परमाणुओं में कहना चाहिए। यहाँ पे क्लोरीन गैस अणु में है और आधा मोल में है, तो आधा मोल क्लोरीन के गैसीय अणु जो है वियोजित हो जाएगा उसके परमाणुओं में, गैसीय क्लोरीन परमाणु में। तो इस प्रक्रिया में जो अणु अवस्था था वह जो है परमाणु अवस्था में बदल गया अर्थात डिसोसिएट हो गया। तो इस प्रक्रिया में हो रहा है डिसोसिएशन, इस प्रक्रिया में डिसोसिएशन हो रहा है, और आधा मोल क्लोरीन अणु को डिसोसिएट करने के लिए आधा हमें डिसोसिएशन एनर्जी की आवश्यकता होगी, प्लस डी अर्थात यहाँ पे भी डिसोसिएशन एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है कहना चाहिए, प्लस डी। यहाँ पे हमने इसको लिख देते हैं अच्छे से 1/2 डी। तथा चौथे स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन का गैसीय परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन का गैसीय एनायन। और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उसके पास उच्च इलेक्ट्रॉन बंध होता है और एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में क्या होगी, एनर्जी निकलेगी कहना चाहिए, और उस निकलने वाली एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इसको जो है हम दर्शा रहे हैं, तो -EA अर्थात इस प्रक्रिया से एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, और हमें मिल रहा है सोडियम क्लोरीन का गैसीय एनायन। तो हमें केटाइन और एनायन मिल गया, और केटाइन और एनायन के मिलने के बाद क्या हो जाएगा, इनके बीच आकर्षण हो जाएगा, और ये जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ के हमें जो है लेटिस का निर्माण हो जाएगा कहना चाहिए। केटाइन और एनायन के मिलने से किसका निर्माण हो जाएगा, लेटिस का। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटिस फॉर्मेशन या निर्माण। और लेटिस के निर्माण के लिए ऊर्जा यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है या उत्सर्जित हो रही है कहना चाहिए। तो लेटिस के निर्माण के दौरान जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो लेटिस के निर्माण के लिए केटाइन तथा एनायन की आवश्यकता होती है। केटाइन तथा एनायन दोनों के किस अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है सॉलिड अवस्था में है, तो सॉलिड अवस्था मतलब लेटिस। तो सोडियम का गैसीय केटाइन तथा क्लोरीन का गैसीय केटाइन के बीच आकर्षण होगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड का जालक या लेटिस। और इस दौरान क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी कहना चाहिए, और रिलीज एनर्जी को कहेंगे हम लेटिस एनर्जी। रिलीज एनर्जी को हम कहेंगे लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी को हम दर्शाएंगे U से, लेटिस एनर्जी को हम दर्शाएंगे U से। तो इस प्रक्रिया से एनर्जी रिलीज हो रही है अर्थात रिलीज होने वाली एनर्जी कहलाएगी लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा जो है इस प्रक्रिया से निकल रही है, उसके लिए -U जो है यहाँ पे हम दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से बॉर्नहेवर चक्र होता है लेटिस के निर्माण के लिए, है ना। तो बॉर्नहेवर चक्र की सहायता से अब हमको गणना करना है लेटिस एनर्जी की। तो चलिए यहाँ पे हेस का नियम लगाते हैं। हेस का नियम कहता है कि कोई भी अभिक्रिया जो है एक पद में हो चाहे अनेक पदों में हो, ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, समान होगा कहना चाहिए। मान लीजिए ये वाला पहला पद, ये वाला पहला पद है, और ये पहला प्रक्रिया है कहना चाहिए, एक प्रकार की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के दौरान अर्थात ये जो रासायनिक अभिक्रिया है एक ही पद में संपन्न होकर जो है सोडियम क्लोराइड का यौगिक बना रहा है, और इस दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है वो है ΔHF अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन। तथा यही रासायनिक अभिक्रिया जो है एक से अधिक पदों में संपन्न हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे विभिन्न पद शामिल हैं, और इन विभिन्न पदों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं परिवर्तन होगा। तो इन संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन जो है ΔHF के बराबर होगा कहना चाहिए। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया एक पद में हो चाहे अनेक पद में हो, ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, समान होगा। अर्थात ΔHF बराबर इधर जितना भी ऊर्जा परिवर्तन होगा उसी के बराबर होगा कहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हेस का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ΔHF बराबर सबसे पहले ऊर्जा परिवर्तन हुआ है +S, फिर +IE तथा +1/2 डिसोसिएशन एनर्जी तथा -EA तथा -U कहना चाहिए। इसको यहाँ पे स्पष्ट रूप से फिर से लिख देते हैं। तो ऊर्जा परिवर्तन ΔHF बराबर +S
प्लस आई ई तथा प्लस 1/2 तथा डी तथा माइनस ई ए तथा माइनस यू कहना चाहिए। तो देखिए पहले स्टेप में, पहले प्रक्रिया के दौरान जो है ये अभिक्रिया जो है एक पद में संपन्न हो रहा था और ऊर्जा परिवर्तन हमको मिल रही थी डेल्टा एच एफ, तथा दूसरे प्रक्रिया के अनुसार ये जो रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है और ऊर्जा परिवर्तन विभिन्न प्रकार के हुए, वहाँ विभिन्न प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन है, प्लस एस, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा लेटिस एनर्जी। तो एक पद में हो चाहे अनेक पदों में हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक पदों में हो चाहे अनेक पदों में हो, उसका ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, समान होगा। तो ये जो है एक पद में संपन्न होने वाली ऊर्जा परिवर्तन तथा अनेक पदों में संपन्न होने वाली ऊर्जा परिवर्तन दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होगी, दोनों क्या है, समान होगी। यही हेस का नियम कहता है। तो हेस के नियम के अनुसार इस बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से हमने यहाँ पे एक विभिन्न आयनिक बंध में भाग लेने वाले विभिन्न ऊर्जाओं के बीच परस्पर संबंध स्थापित किया है। तो यहाँ पे डेल्टा एच एफ बराबर विभिन्न ऊर्जाओं का मान है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एच एफ बराबर सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी तथा डिसोसिएशन एनर्जी तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा लेटिस एनर्जी कहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक संबंध प्राप्त हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन या संबंध ऊर्जा होती है संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन ही क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन। तो इस संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन में हमें लेटिस एनर्जी भी प्राप्त हुआ है। तो इस संबंध को जो है एक फार्मूला की तरह नोट करेंगे और यहाँ पे देखिए लेटिस एनर्जी की हमको गणना करना था। तो इस संबंध के द्वारा हम जो है लेटिस एनर्जी की गणना कर सकते हैं। यदि हमें बाकी के ऊर्जाओं का मान प्राप्त है तो हम इस फार्मूला में बाकी के ऊर्जाओं के मान को रख के हम जो है लेटिस एनर्जी की गणना कर सकते हैं। तो इस बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से केवल हम लेटिस एनर्जी की गणना नहीं करेंगे बल्कि किसी भी ऊर्जाओं का हम जो है मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें शेष ऊर्जाओं का मान पहले से पता हो। तो इस संबंध के द्वारा जो है हम लेटिस ऊर्जा की जो है गणना कर सकते हैं कहना चाहिए। तो इस तरह से बॉर्न हैबर चक्र कंप्लीट होता है। तो ये बॉर्न हैबर चक्र का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ और सीखते रहिए छोटे छोटे और मोटे मोटे विभिन्न कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।